नमस्कार बच्चों। मानचित्र 1 में आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियों को देखते हुए हम एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। कंबोज, गांधार, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, कुरु, पांचाल, चेदी, वत्स, कौशल, काशी, मल्ल, बज्जी, मगध, अंग और बंग, ये इस प्रकार से 16 जनपदों के नाम अभी हमने पढ़े हैं। आगे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना था, उसके कारणों पर हमने यहाँ पर प्रकाश डाला था। ये भी आप पढ़ चुके थे। प्रारंभ में राजगीर मगध की राजधानी थी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसको अब हम पटना कहते हैं। यहाँ से अब हम आगे शुरू करेंगे। एक नज़र हम पाटलिपुत्र के इतिहास पर डालेंगे। प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह, जिसे राजगीर भी कहते हैं, वहां से हटाकर इस बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री श्वेत-सांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे एक नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है या वर्तमान पटना का प्राचीन नाम क्या था। आइए अब हम बात करते हैं कि आरंभिक साम्राज्य की। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यहाँ याद रखना है आपको, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिन्होंने इसकी स्थापना लगभग 321 ईस्वी पूर्व में की थी। यह साम्राज्य पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग, जिसका वर्तमान नाम उड़ीसा है, उस पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अराइमेक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में भी किया गया था। इससे ये पता लगता है कि अशोक का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लगभग 321 ईस्वी पूर्व शासन का विस्तार किया। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंगा। ये दोनों बात ध्यान रखने योग्य है क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है। अब हम जानेंगे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इसमें विशेष तौर से मूर्तिकला है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण है, अर्थशास्त्र है जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ तथा संस्कृत वाङ्मय भी हैं जो अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के जो अभिलेख हैं, ये सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आगे हमें जानने का अवसर मिलेगा कि अशोक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। धम्म में अशोक ने बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर किया। अशोक का धम्म क्या था, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साम्राज्य के प्रशासन में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। कौन कौन से थे? राजधानी पाटलिपुत्र और
4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौशली और सुवर्णगिरी। ध्यान रहे ये पांचों वर्तमान में कहाँ देखे जा सकते हैं। पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार में है, तक्षशिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में है, तौशली उड़ीसा में है और सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। इन सबका उल्लेख मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौशली और सुवर्णगिरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इनका परीक्षण करें तो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। ये पांचों स्थान परीक्षा में पूछे जाते हैं और मानचित्र की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। मानचित्र 2 को देखने पर आपको पता लगेगा कि जो रेड ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये महाशिलालेख हैं, जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं ये लघु शिलालेख हैं और ये जो गोलाकार दिख रहे हैं ये स्तंभ अभिलेख हैं। इस प्रकार से अशोक के अभिलेखों का वितरण भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के अभिलेखों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसकी जानकारी आपको देना आवश्यक है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। तो यहाँ मेगास्थनीज का एक विवरण है और इस विवरण के साथ साथ ये जो पूरा पैराग्राफ है ये जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर इसी में दिखाई देगा। इसलिए ये स्रोत विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि एक पैसेज यहाँ से आता है, सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे। ये पूरा पैसेज परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो उत्तर है आपको इस पूरे पैसेज के अंदर और साथ ही ये पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। इस पर आप विशेष तौर से गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कम से कम 7 अंकों के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ इसमें साथ ही नीचे छोटा जो पैराग्राफ दिया है, छोटे पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया, ये 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा होने लगी कि आखिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो यह चर्चा यहाँ आकर रुकती है कि यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे महाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि हम मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। सेना के लिए हाथी कितने महत्वपूर्ण थे, ये इस बात से पता चल रहा है। सेना के लिए हाथी कितने महत्वपूर्ण थे, इस बात से पता चलता है कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों
वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी हुआ करते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि ये संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण के राजा और सरदारों की। तो दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में 3 प्रमुख साम्राज्य हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। ये बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। इन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चोल, चेर और पांड्य। हमें इन राज्यों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, ये समझने के लिए आपको नीचे एक विशेष स्रोत प्राप्त होगा। हमें इन राज्यों के बारे में तमिल संगम ग्रंथों से पता चलता है, जो कविताओं का एक संग्रह है जो इन सब का विवरण देती है, और इन स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया गया ये भी हमें बताया जाता है। यहाँ दक्षिण के सरदार और राजा लंबी दूरी से व्यापार तथा राजस्व जुटाते थे। मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शामिल थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये सातवाहन शासक हैं और यहाँ पर ये शक शासन है। इन्होंने लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। इनके सामाजिक उद्गम के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सातवाहन और शकों के बारे में अध्याय 3 में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइन किंग्स। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, जिन्होंने लगभग 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक शासन किया, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। One means of claiming high status was to identity with a variety of deities. This strategy is best exemplified by the Kushanas, who ruled from circa 1st century BCE to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kinship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक तमिल महाकाव्य का नाम लिखा है शिल्पाधिकारम। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 2 तमिल महाकाव्यों के नाम लिखो, मणिमेखलई और शिल्पाधिकारम। जिस तरह संस्कृत में रामायण और महाभारत माने जाते हैं, उसी प्रकार तमिल भाषा में मणिमेखलई और शिल्पाधिकारम माने गए हैं। 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त शासकों का इतिहास कैसे पता चलता है, तो गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से पता चलता है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में जो प्रशस्तियां लिखी गई है, वो भी बहुत उपयोगी साक्ष्य हैं। इस प्रकार से हम गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से तथा कवियों द्वारा से समझ सकते हैं। गुप्त शासकों का इतिहास कैसे पता चलता है, इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से पता चलता है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में जो प्रशस्तियां लिखी गई, उनसे पता चलता है। ये बहुत ही उपयोगी स्रोत हैं जिनसे गुप्त शासकों का इतिहास पता चलता है।
नीचे आप देख पा रहे हैं एक कुषाण सिक्का जिसमें कनिष्क को दिखाया गया है। कुषाणों के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे और उनको इस सिक्के पर दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि शासक सिक्के डलवाते थे और इन सिक्कों के माध्यम से उनके इतिहास को समझा जा सकता है। एक और प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो उत्तर है हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि का हुआ करते थे। इन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी। तो हरिसेन कौन था? हरिसेन सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त का राजकवि था। उसकी रचना का नाम क्या है? उसकी रचना का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। वह किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है संस्कृत। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखना। यहाँ पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसने लिखा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहिणियों और पीड़ितों को उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुमेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र, वर्षा के देवता और यम मृत्युदेव के तुल्य हैं। इतना लिखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ पर इसे हम अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जब इसे लिखा गया है तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के विभिन्न गुणों और उनकी अच्छाइयों को यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान रहे, यहाँ से ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप इसे पढ़कर सहज रूप से लिख सकते हैं। परीक्षा में ये चित्र देकर भी पूछा जा सकता है कि ये मूर्ति किसकी है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये खंडित मूर्ति यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये कुषाण राजा की एक मूर्ति है। अब हम जनता में राजा की छवि कैसी थी इसके बारे में बात करते हैं। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? हालांकि इसका कोई विशेष प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी हुई कहानियों और कथाओं के आधार पर इतिहासकारों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिनके आधार पर ये पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। कभी कभी तो इस संकट से बचने के लिए लोग जंगल की ओर भाग जाया करते थे और करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और दूसरे उपाय ढूंढने भी शुरू किए थे। अब प्रश्न ये आता है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे? तो यहाँ पर उपज बढ़ाने का एक तरीका हल्का प्रयोग था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई की जाने लगी थी, और इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उपज बढ़ाने के क्या तरीके अपनाए गए। तो यहाँ पर एक तरीका हल का प्रयोग, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग और धान की रोपाई, क्योंकि पहले धान के बीज को फेंक दिया जाता था, इससे फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी। अब धान के बीज को फेंकने की बजाय धान की रोपाई की जाने लगी, जिससे उपज में भारी वृद्धि हुई। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसल की उपज बढ़ने में काफी मदद मिली। उपज बढ़ाने का एक और तरीका सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना था, जिसमें कुओं, तालाबों और कई कई नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग होते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। तो इस प्रकार से उपज बढ़ाने के तरीकों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, धान की रोपाई और
सिंचाई के साधनों का प्रयोग शामिल था। यहाँ सीमाओं के महत्व के बारे में बताया गया है कि मनुस्मृति भारत का सबसे प्रमुख प्रसिद्ध विधि ग्रंथ बताया गया है। इसे संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। इसमें राजा को ये सलाह दी गई है कि चूंकि सीमाओं की अनिविज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, कपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार से और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। इससे पता चलता है कि सीमाओं का महत्व कितना रहा होगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नता। यहाँ पर विशेष तौर से बताया गया है कि यहाँ इस बात के प्रमाण है कि खेती से जुड़े लोगों में लगातार भेद बढ़ता जा रहा था। गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। बेल्लार, बड़े बड़े जमींदार, हलवाहा, उलवार और दास अणमई थे। ये वर्ग आपस में एक दूसरे से भेदभाव और एक दूसरे में असमानता का एहसास करते थे। भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के आधार पर इनके बीच में अंतर था और यह अंतर समाज में विभिन्नताएं पैदा करता था। इस प्रकार के प्रमाण देखे गए हैं। गृहपति कौन था? गृहपति कौन था? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जाननी है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें बिंद क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। यहाँ प्रश्न बनता है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? या बाणभट्ट कौन था? उसके द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट हैं, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करते थे। उनके द्वारा ये पुस्तक। अब हम बात करते हैं भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीणों के बारे में। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में। उदाहरण के तौर पर प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी पूर्व की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। इन्होंने संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन जुटाने प्रारंभ कर दिए। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। नया शब्द अग्रहार। अग्रहार किसे कहते हैं? अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह परीक्षा में आता है। आइए अब उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे बसे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। अब हम समझते हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में। नगरों में कौन कौन रहता था? तो हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। हालांकि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पकी मिट्टी भी मिली है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों में दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये दानात्मक अभिलेख क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। व्हाट इज वोटिव इंस्क्रिप्शंस? तो आप इसका ध्यान रखेंगे। दानात्मक अभिलेख ऐसे अभिलेख होते हैं जिसमें दान देने वाले के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। नगरों में रहने वाले लोगों में धोबी के अलावा दूसरे कार्य करने वाले लोग, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। श्रेणी किसे कहते हैं? उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया हो। अभी आपको ये मानचित्र देखना है। इस मानचित्र को देखने से आपको पता लगेगा कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगरों के बारे में, जिनका हमने अभी अभी जिक्र किया है। आप अपने दाईं तरफ नीचे देख सकते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रहे, यह प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात कर रहे हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों के माध्यम से व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक होता था। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था।
शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यहाँ स्रोत 9 को आप देखेंगे, यहाँ मालाबार तट जिसको आधुनिक केरल कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मालाबार तट का आधुनिक नाम क्या है या आधुनिक केरल को पहले क्या कहते थे। यहाँ एक और चीज है, एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश यहाँ पर पहली शताब्दी ईस्वी का दिया हुआ है। ये छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको याद रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गई थी। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुरावेदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता झलकती है। यहाँ मुद्रा शास्त्र क्या है? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको पेरिप्लस यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा जाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आहत सिक्के किसे कहते थे? यहाँ आप चित्र 2.7 देखेंगे। आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। मार्क्ड कॉइन्स यानी सिक्कों पर कुछ विशेष चिन्ह बना दिए जाते थे, उनको मार्क्ड कॉइन्स कहा गया। अब हम बात करेंगे मूल बातें, बिंदु नंबर 7, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी अभिलेख पर क्या लिखा गया है, इसको समझने के लिए इतिहासकार सबसे पहले उसकी भाषा और लिपि का अध्ययन करते हैं। बिना भाषा और लिपि का अध्ययन किए ये पता नहीं चल सकता है कि उस अभिलेख पर क्या लिखा गया है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के प्रयास के बाद जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अधिकारी ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया, जिससे उन अभिलेखों को पढ़ना और आसान हो गया। और जैसे ही अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होने लगी। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी कुछ अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मिलान किया
और ये पाया गया कि वो एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया और इस प्रकार से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकी। अब हम बात करेंगे इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए अशोक के 2 अभिलेखों का अध्ययन यहाँ पर करना आवश्यक है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों का अध्ययन करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और प्रालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। ध्यान दें, इन 3 बातों को हमेशा याद रखना है। इतिहास में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जो कुछ लिखा गया है वह वाकई सत्य है या जो हुआ है वो संभव है या फिर जो कुछ लिखा गया वो बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। So these 3 points are very important, whether this is truth, this is possible or this is its exaggeration. Historians have to constantly assess statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggerations. So this is very important to know. अब मैं जिस बिंदु की चर्चा करने जा रहा हूँ, ध्यान रहे यह अक्सर परीक्षा में 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। कभी कभी यह 4 अंकों के लिए भी पूछा जा सकता है। मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं बताइए। तो हमें इसे विशेष तौर से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा होती है। कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इनके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेखों के शोध पत्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर भी चर्चा करते रहते हैं। हालांकि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं, ना ही प्रकाशित किए गए हैं, ना ही उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख ऐसे रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो भी अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48, पॉइंट नंबर 8,
the limitations of inscriptional evidences is very important question for exam purpose, so you have to prepare it very nicely. पाठ का निष्कर्ष यदि हम समझें तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता। निष्कर्ष रूप में हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। इस प्रकार आपने राजा, किसान और नगर अध्याय में अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 वर्षों के संक्षिप्त इतिहास को समझा। वर्तमान परीक्षा प्रारूप के आधार पर यदि हम देखें तो हमें काल रेखा 1 और काल रेखा 2 को भी पढ़ना चाहिए ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से हल कर सकें। यहाँ पर 2 काल रेखा दी हुई है, इन दोनों काल रेखाओं को भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। यदि आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये जो किताबें, जो पुस्तकों के नाम उनके लेखकों के साथ दिए हुए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे वेबसाइट दी हुई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे वेबसाइट का जिक्र किया है, इस वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप मानचित्र संख्या 10 और परियोजना कार्य में से अपनी पसंद से कोई भी परियोजना कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।